हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होता है उससे पहले हम एंजाइना को समझेंगे। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना पैक्टोरिस ऑल्सो नोन एज अ मायोकार्डियल इस्कीमिया भी इसे बोलते हैं। एंजाइना को हम मायोकार्डियल इस्कीमिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक पेन सिंड्रोम होता है विच फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द हार्ट फॉर ऑक्सीजन। जब हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है हार्ट को, तो कौन सी डिजीज़ होती है? एंजाइना, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया भी बोलते हैं। ये डिजीज़ कब होती है? जब हमारी बॉडी में हार्ट को ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं एंजाइना पैक्टोरिस। अब ये कब अकर होती है? ड्यू टू द वन और मोर ऑफ द हार्ट आर्टरीज आर नैरो और ब्लॉक। ये ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है या वो क्या हो जाती है? ब्लॉक्ड हो जाती है। जैसे सपोज दैट ये हमारी एक हेल्दी आर्टरी है। हेल्दी आर्टरी में क्या है? कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट को कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये क्या है? एक हेल्दी कोरोनरी आर्टरीज है। बट हम इस एंजाइना की बात करें तो एंजाइना के केस में क्या होता है? ये हमारी क्या है? आर्टरीज है। बट यहाँ पे क्या होता है? कभी कभी सम टाइम क्या होता है? डिपोजिशन होता है हमारा किसका? बैड कोलेस्ट्रॉल का, जिसको बोलते हैं प्लेक। प्लेक फॉर्मेशन बनने लगता है। साथ ही साथ कभी कभी ये प्लेक क्या हो जाता है? रप्चर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो उस केस में क्या हो जाता है? एंजाइना पैक्टोरिस हो जाता है। अब साइन सिम्टम्स की बात करें तो अगर ये डिजीज़ होती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? सीवियर पेन हो सकता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, फटीग थकान हो सकती है, और हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। साथ ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अगर ब्लॉक हो जाएगी तो हो सकता है क्या हो? कार्डियक डेथ होने के चांसेस हो। तब टाइप ऑफ एंजाइना, जो ये एंजाइना है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट है क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना। क्लासिकल को हम स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। अनस्टेबल एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स सेकेंड, और थर्ड है वेरिएंट या प्रिजमेंटल एंजाइना। अब फर्स्ट की बात करें क्लासिकल एंजाइना की, तो पेन इज़ कॉमनली इंड्यूस बाय एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट और हैवी मील और मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये क्या हो सकता है? इस टाइप का जो क्लासिकल एंजाइना है उसमें जो पेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक्सरसाइज की, ड्यूरिंग एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, हैवी मील या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इन दिस एंजाइना प्लेक आर अक्यूमुलेटेड इन कोरोनरी आर्टरीज। इस एंजाइना में जो प्लेक होता है वो कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा जो एसटी सेगमेंट है, रिलैक्सेशन वाला जो सेगमेंट है, वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। ईसीजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। PQRST होता है, तो एसटी जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। प्लेक फॉर्मेशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, लिपिड एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सेट्रा। जब हम खाने में ऑयली चीज़ या हम LDL का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है? पेन नॉट अपेयर बट मोर देन 50% पेन अपेयर। कभी कभी इसमें पेन हमें फील होती है, बट 50% केसेस में पेन हमें क्या होता है? अपीयर होता है। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की बात को फिर, जिसकी वजह से क्या होता है? कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो क्लासिकल एंजाइना होने के चांसेस है। सपोज दैट ये हमारी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज है। अब हम कंजप्शन कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का, तो उसका क्या होगा? आर्टरीज में डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपोजिशन होगा तो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वैसे ही ऑलरेडी सप्लाई क्या हो रही है? ब्लड की कम हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है, तो ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी एक्साइटमेंट रहते हैं या हैवी मील या मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी हार्ट की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑलरेडी सप्लाई कम है, तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस हो, या पेन हमारा यहाँ पे अपीयर हो सकता है। ये किस में हो रहा है? कोरोनरी आर्टरीज के केस में। अब क्लासिकल एंजाइना की बात करें तो ये आर्टरीज है। आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिमांड बढ़ जाती है, और सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लासिकल एंजाइना होता है। अब दूसरे की बात करें तो अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में होता क्या है?
अपीयर एट अ पर्टिकुलर पार्ट, ये क्या होता है, जो अपीयर होता है वो हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज है इसमें प्लेक फॉर्मेशन तो बनता है, प्लेक फॉर्मेशन बन जाता है, बट समटाइम्स वो क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है। प्लेक फॉर्मेशन क्या होगा, या हेमरेज हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, या प्लेक का रप्चर्ड हो जाता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, अगर रप्चर्ड होगा तो क्लॉट फॉर्मेशन बनेगा, तो ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज होगा तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो गई तो अनस्टेबल, उस एंजाइना को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे। अब थर्ड की बात करें वेरिएंट एंजाइना की, इसमें क्या होता है, सडन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या होती है, अचानक से आर्टरी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक होंगी तो कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड सप्लाई का, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएंट एंजाइना भी जिसे बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सडन हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं डिफरेंट ड्रग के बेसिस पे। एंजाइना हमने पढ़ा, एंजाइना क्या है, एक हमारी मायोकार्डियल स्कीमिया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसमें हमारा प्रॉपर सब हार्ट में प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें डिसबैलेंस हो जा रहा है, सप्लाई और डिमांड के बीच में क्या हो जा रही है, डिसबैलेंस हो जा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। एंजाइना 3 टाइप का होता है, क्लासिकल, अनस्टेबल और वेरिएंट। अब साइन सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, फटीग, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, या कार्डियक डेथ हो सकती है। बट क्लासिकल एंजाइना की बात करें तो क्लासिकल एंजाइना में जो कोरोनरी आर्टरी है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेक का फॉर्मेशन होने की वजह से सप्लाई कम हो रही है, तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ जा रही है और सप्लाई क्या हो जा रही है, प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लासिकल एंजाइना होगा। अब दूसरी अनस्टेबल की बात करें तो अनस्टेबल में क्या हो रहा है, जो हमारा प्लेक फॉर्मेशन तो हुआ है, तो प्लेक फॉर्मेशन के होने के साथ साथ वहाँ पे वो प्लेक क्या हो जा रहा है, रप्चर्ड हो जा रहा है। रप्चर्ड होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो क्लॉट फॉर्मेशन बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज होना स्टार्ट होगा, और ब्लॉकेज होगा तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। और थर्ड की बात करें वेरिएंट की, तो वेरिएंट में क्या होता है, हमारे जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, एकदम से सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, नहीं होगा तो एंजाइना के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं क्लास एंटी एंजाइनल ड्रग की। ऐसी ड्रग जो क्या करती है, ओवरकम करती हैं किस चीज़ को, एंजाइना को। एंजाइना के केस में तो ऐसी ड्रग दी जाती है जो एंजाइना का ट्रीटमेंट करती हैं, उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। डिफरेंट ड्रग होती हैं जो यूज़ की जाती है। अब फर्स्ट बात करें तो नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स क्या होती है, नाइट्रेट्स कैटेगरी की जो ड्रग होती है वो 2 टाइप की होती है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, हम यहाँ नाइट्रोग्लिसरीन भी इसे बोलते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और इरेथ्राइटाइल और टेट्रा नाइट्रेट भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट ये क्या होती है, जो ये ड्रग है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो अगर इसको हम क्या आते हैं, इजिली सबलिंगुअल रूट से भी ले सकते हैं। सबलिंगुअल रूट मतलब अंडर द टंग। बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर में जैसे प्रोपिनोल हो गया, मेटाप्रोपिनोल और एटेनोल, लॉल वाली जो भी ड्रग है वो सारी हमारी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो इसमें फिनाइल एल्काइलामाइन में वेरापामिल हो गया, डेल्टाजिम हो गया, नेफिडिपिन, फेलोडिपिन, एमिलोडिपिन, ये सारी डिपिन्स जो ड्रग हैं वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। और नेक्स्ट लेते हैं पोटेशियम चैनल ओपर नेक्रोरेनिडिल, हम ड्रग लेते हैं जो क्या करती है, पोटेशियम चैनल को ड्यूरिंग एंजाइना के स्टेज में ओपन करती है। और अदर ड्रग भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो मेनली कैटेगरी की बात करें तो हम नाइट्रेट्स की कैटेगरी, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर हम यहाँ पे लेते हैं। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम टर्मिनेट अटैक आ गया तो क्या होगा, जीटीएन मतलब ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ले सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन में हम ले सकते हैं, सारी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
अब नाइट्रेट्स की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो जिसमें ग्लिसराइड डाइनाइट्रेट या लॉन्ग एक्टिंग में हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट की बात करें तो ये चीज़ें आती हैं उसमें। ऑल नाइट्रेट्स जो होती हैं वो सेम एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, वैसोडाइलेटर होती है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है अगर वेसल्स तो वो क्या करेगा, डायलेट करने का काम करेगा ताकि ब्लड क्या हो, प्रॉपर सप्लाई हो। स्मूथ मसल्स में एक्ट करती हैं और रिलैक्सेशन ये क्या करती हैं, कॉज करती हैं। अब कैसे वर्क करता है, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड हम ड्रग देते हैं, सॉरी नाइट्रेट हम ड्रग देते हैं तो वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हम नॉर्मल ड्रग को किस फॉर्म में ले रहे हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में चेंज हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में CGMP का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, कब बढ़ेगा, जब हमारा ग्यूनाइल साइक्लेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा CGMP के लेवल को। CGMP का लेवल बढ़ेगा तो हमारा जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हमारे कैल्शियम की एंट्री भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो नाइट्रेट क्या करते हैं, ओवरऑल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो CGMP क्या करता है, मेनली वर्क जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेट करता है, किसको, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को डीफॉस्फोराइलेट करने का काम होता है हमारा नाइट्रेट का। अब इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो प्रीलोड और आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करता है कौन, नाइट्रेट। वर्कलोड अगर हार्ट का डिक्रीज़ होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कोरोनरी डायलिशन करता है, वैसोस्पाज्म को डिक्रीज़ करता है और ब्लड फ्लो को क्या होगा, प्रॉपर इंक्रीज करेगा, मतलब प्रॉपर सप्लाई करेगा। इनहिबिट करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशंस को और रिलैक्सेशन करेगा स्मूथ मसल्स में। और फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो सबलिंगुअली लिया जाता है, हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है। क्रोनिक एंजाइना में हम ओरली इसका यूज़ कर सकते हैं, वेल अब्सॉर्ब्ड होती है ओरली और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। किस किस में यूज़ कर सकते हैं इस ड्रग का, एंजाइना पेक्टोरिस में, कार्डियक हार्ट फेलियर में, कोरोनरी सिंड्रोम में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, अनस्टेबल एंजाइना या साइनाइड पॉइजनिंग में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रेट्स का यूज़ करते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, फ्लशिंग इन फेस, रेडनेस हो सकती है पूरे फेस में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉस्चरल हाइपरटेंशन होता है। जब पेशेंट क्या होता है, पर्सन अगर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो अगर वो सडनली उठेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एक ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, सडन चीज़ें हो रही हैं। तो इसको बोलते हैं पॉस्चरल हाइपरटेंशन। मंडे डिजीज़ की बात करें तो मंडे डिजीज़ में क्या होता है, जो पर्सन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो नाइट स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नाइट्रेट की, तो वो क्या होता है, तो उस पेशेंट को मंडे डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाइट्रेट क्या करता है, हमारे वैसोडाइलेशन का काम करता है। अगर उसे नाइट्रेट नहीं मिला तो हो सकता है वहाँ पे क्या हो, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, स्वेटिंग और टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। बीटा ब्लॉकर्स, अब नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। किसके साथ बाइंड होगा बीटा ब्लॉकर, क्योंकि हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा और BP को भी कम करता है और कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या कर देता है, कम करता है। जब बीटा ब्लॉकर जो होता है वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करता है, जो स्टिमुलेशन हो रहा है कैटेकोलामिन का, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, BP क्या होंगे, सारे डिक्रीज होंगे। तो मायो का ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो वर्कलोड हार्ट का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो वेल अब्सॉर्ब्ड हो रहा है ओरली, IV के थ्रू दिया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। लो ओरल वायबिलिटी होती है, हाई लिपिड सॉल्युबल है, इजीली क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को। मेटाबलाइज किया जाता है लीवर के थ्रू और किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीट आउट होता है, और टी हाफ इसका क्या है, 6 से 20 आवर तक ये रहता है। यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और अगर हाइपरटेंशन COPD के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट में भी यूज़ किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है।
कार्डियक अरिथमिया में इसका यूज़ किया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया ये सब कॉज करता है। ऑब्वियस सी बात है ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा ही, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहा है, हार्ट के रेट को कम कर रहा है। हाइपोटेंशन बीपी को कम करेगा। इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी पेशेंट को, डिप्रेशन हो सकता है, फटीग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो कैल्शियम चैनल क्या करता है, कैल्शियम चैनल बाइंड होगा, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को इसमें ब्लॉक करेगा, क्योंकि नॉर्मली कैल्शियम चैनल क्या होता है, डिपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारी जो एल टाइप के कैल्शियम चैनल है उनको क्या, उनके डिपोलराइजेशन को कम करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कम होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, ओवरऑल जो मस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करेंगे, कम करेंगे या रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो मस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, वर्कलोड और कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज कर रहे हैं। अगर वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम होगा, तो इजीली एंजाइना का क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या, वेल एब्सॉर्ब ओरली, मेटाबोलाइज बाय द लीवर, एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, और टी हाफ इसका क्या है, 3 to 60 मिनट तक ले सकते हैं। बट बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या कर देंगे, एकदम से ब्रेडिकार्डिया कॉज करने के चांसेस रहते हैं। हार्ट रेट वगैरह एकदम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को। यूजेस की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ किया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, कार्डियक अरिथमिया में यूज़ किया जाता है, हाइपरट्रोफिक के केस में और कार्डियोमायोग्राफी के मायोपैथी के केस में इसका यूज़ किया जाता है। और पोटेशियम चैनल ओपनर की बात करें तो पोटेशियम चैनल जो ओपनर होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को कम करने में काम करते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं। तो पोटेशियम चैनल अगर ओपन होते हैं तो हाइपोपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम का लेवल इफ्लक्स हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हाइपोपोलराइजेशन होगा तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कैल्शियम का जो कॉन्ट्रैक्शन था कॉन्ट्रैक्शन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिपोलराइजेशन कम होगा, हाइपोपोलराइजेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होगा और प्रीलोड और आफ्टर लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अगर प्रीलोड और आफ्टर लोड वर्कलोड कम होता है तो हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई रहेगा हार्ट में और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ एंजाइना में यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हेडिंग, फ्लशिंग, पाल्पिटेशंस, मतलब हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, पाल्पिटेशन मतलब डिजीनेस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं और हाइपरटेंशन के चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू, अब इसमें एक लॉ फॉलो होता है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बेसिस पे देखा गया है, इंक्रीज फीलिंग प्रेशर ऑफ द लेफ्ट हार्ट रिजल्ट इन द इंक्रीज आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेफ्ट हार्ट में जितना ज़्यादा ब्लड फील्ड होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा।